So today we are going to start the part 2 of chapter number 8, that is host defense from the 11th in book of microbiology. तो हमने जैसे पढ़ा कि न्यूट्रोफिल्स कैसे फेगोसाइटोस करते हैं किसी भी बैक्टीरिया को, के सपोज करें दिस इज़ द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जैसे ही न्यूट्रोफिल्स कैसे रिकग्नाइज करेंगे बैक्टीरिया को कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास क्या होंगे, इम्यूनोग्लोबिन अटैच होंगे, IgG अटैच होगा, और दूसरा क्या होगा, C3b अटैच होगा, बहुत सारे C3b और बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन G वहाँ पे अटैच होंगे। तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल, ये है न्यूट्रोफिल्स के पास भी क्या होंगे, इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। ये IgG के लिए रिसेप्टर हो गया और ये किसके लिए, C3b के लिए, क्या है C3b। तो वहाँ पे जाके ये दोनों चीज़ें अटैच करेंगी, इम्यूनोग्लोबिन G वहाँ पे अटैच करेगा जैसे, तो उसको करें लाइक दिस, और C3b यहाँ पे जाके अटैच करेगा। तो बैक्टीरियल सेल आगे अंदर जाके क्या होगा, एंडोसाइटोसिस हो जाएगी। एंडोसाइटोसिस होगी तो बैक्टीरियल सेल अंदर आ गया, तो अंदर आ गया तो फिर क्या हुआ, ये बैक्टीरियल सेल किस में कन्वर्ट हो गया, ये फेगोजोम में कन्वर्ट हो गया। तो फेगोजोम के साथ क्या होगा कि अंदर लाइसोसोम के बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होंगे, एक होगा प्राइमरी ग्रेन्यूल, दूसरा होगा सेकेंडरी। ये सपोज करें प्राइमरी ग्रेन्यूल है और ये है सेकेंडरी, ये प्राइमरी ग्रेन्यूल और ये सेकेंडरी ग्रेन्यूल। तो ये क्या करेंगे, फेगोजोम के साथ जाके अटैच करेंगे दोनों। प्राइमरी थोड़ा सा लार्ज होगा, प्राइमरी क्या होगा, थोड़ा सा लार्ज होगा, और जो सेकेंडरी होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। लार्ज के पास क्या होता है, माइलो पेरोक्सीडेज एंजाइम, और स्मॉल के पास क्या होगा, लैक्टोफेरिन एंजाइम, प्रोटीएज, लाइएज, डिफरेंट एंजाइम्स होंगे। वो माइलो पेरोक्सीडेज जो लार्ज के पास है, और स्मॉल के पास, सेकेंडरी ग्रेन्यूल के पास क्या है, लैक्टोफेरिन, प्रोटीएज, लाइएज, डिफरेंट जो है ना एंजाइम होंगे। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेन्यूल लाइसोसोम फेगोसोम के साथ अटैच करेंगे, तो ये फेगोसोम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये फेगोलाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में, फेगोलाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फेगोलाइसोसोम से डिफरेंट ये बाहर चला जाएगा, इनकी क्या हो जाएगी, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। तो इस तरह से ये बाहर आ जाएगा। तो दिस वाज द मैकेनिज्म जिससे फेगोसाइटोसिस हो रही थी। फेगोसाइटोसिस कौन कर रहा था, बाय न्यूट्रोफिल्स। पर ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, ये अंदर जाके फेगोसाइटोसिस हो रही है वो दो पाथवेज के थ्रू होती है। अंदर जाके ये एंजाइम एक्ट करेंगे तो उनके दो पाथवेज होते हैं, वो मैं आपको आगे जाके बता। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग हो रही है, अंदर जाके फेगोसाइटोसिस हो रही है, तो ये दो पाथवेज से किलिंग होगी। एक होता है ऑक्सीजन डिपेंडेंट और दूसरा होता है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। अब ऑक्सीजन डिपेंडेंट से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो हमारे पास पड़ा होता है न्यूट्रोफिल के पास, वो क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस होकर क्या बनाता है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनाता है। तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल भी बहुत हार्मफुल है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, तो यह भी किल कर सकता है। या तो फ्री रेडिकल क्या करता है कि ये हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन के साथ मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे कि बैक्टीरिया, उनके लिए उनको डेथ करवा सकता है। पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़रूरी नहीं कि खुद जाके एक्ट करे, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्लोराइड के साथ मिलके क्या बनाता है, हाइपोक्लोराइड बनवाता है। क्या बनाता है, हाइपोक्लोराइड। तो मतलब ऑक्सीजन फ्री रेडिकल भी एक्ट कर सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक्ट कर सकता है, पर हाइपोक्लोराइड उसमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट होके, तो हाइपोक्लोराइड भी बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, तो वो भी एक्ट कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। तो हाइपोक्लोराइड क्या करता है, जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, उनको जाके डैमेज करता है, किसको, सेल वॉल को। सही है। तो हाइपोक्लोराइड खुद जाके एक्ट करे, सेल वॉल को जाके डैमेज करे, या हाइपोक्लोराइड एक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिलके क्या बनाए, सिंगलेट ऑक्सीजन बनाए। तो उसकी मर्जी, या तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल खुद जाके एक्ट करे, या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट करे, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइपोक्लोराइड में जाके कन्वर्ट होके फिर हाइपोक्लोराइड एक्ट करे, या तो हाइपोक्लोराइड फिर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिलके सिंगलेट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो और सिंगलेट ऑक्सीजन जाके एक्ट करे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। सिंगलेट ऑक्सीजन क्या कर सकता है, जैसे कि हाइपोक्लोराइड क्या कर रहा था, सेल वॉल को डैमेज कर रहा था, तो सिंगलेट ऑक्सीजन क्या कर सकता है कि जो बैक्टीरियल फैटी एसिड्स होते हैं मेम्ब्रेन में हो या इसके स्ट्रक्चर में, तो फैटी एसिड होते हैं, तो फैटी एसिड में क्या होती है, डबल बॉन्ड होती हैं, तो इन डबल बॉन्ड को जाके ब्रेक कर देगा ये सिंगलेट ऑक्सीजन। तो दैट सी बात है, अगर डबल बॉन्ड टूट गया तो फिर क्या हुआ, उसके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ गया, तो स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ गया तो उनकी डेथ हो सकती है। तो देखें, चार चीज़ें एक्ट कर रही हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या हाइपोक्लोराइड, या तो सिंगलेट ऑक्सीजन। पर अगर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट कर रहा है तो इनके दो एक प्रॉब्लम्स हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के साथ दो मसले हैं। एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर जाके एक्ट कर रहा है, तो अगर बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके पास अगर कैटालाइज एंजाइम है, तो फिर जाहिर सी बात है हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि कैटालाइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या
क्या कर देगा, डिस्ट्रक्शन कर सकता है। और दूसरा, अगर उसके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास क्या हो, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज हो, तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल भी काम का नहीं रहा, क्योंकि ये इसकी भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की थ्रू। तो ये था सारा ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे, जिससे क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी, या तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के थ्रू हो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के थ्रू हो, हाइपोक्लोराइड के थ्रू हो, या सिंगलेट ऑक्सीजन के थ्रू हो। तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद होता है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे। तो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे में कौन आ सकता है, लैक्टोफेरिन आ सकता है। लैक्टोफेरिन क्या करता है कि बैक्टीरिया, हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, हम हैं जैसे कि ह्यूमन, उनका सारा आयरन जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, वो चिलेट कर ले, मतलब बैक्टीरिया हमारा सारा आयरन ले जाए लैक्टोफेरिन के थ्रू। या तो लाइसोजाइम आ जाए, दूसरा लाइसोजाइम आ जाए। तो लाइसोजाइम क्या करता है, सेल वॉल की, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उनको जाके डिग्रेड करता है। जैसे कि हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बताया कि हाइड्रोजन परऑक्साइड भी क्या कर रहा था कि सेल वॉल को डैमेज कर रहा था। तो इसी तरह लाइसोजाइम ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे के थ्रू क्या करता है, सेल वॉल को डैमेज जाके करता है। और तीसरा एक हो सकता है केटानिक प्रोटीन्स हैं। केटानिक प्रोटीन क्या करते हैं, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन होती है, भले सेल मेम्ब्रेन हो या जो भी मेम्ब्रेन हो, उनको जाके डैमेज करता है। तो उस हिसाब से अब दूसरा होता है लो पीएच। तो लो पीएच भी जो है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डैमेज करवा सकती है, डेथ करवा सकती है। अच्छा, ये मैंने एक मिस्टेक कर दी कि लैक्टोफेरिन जो आयरन चिलेट करता है वो बैक्टीरिया से लेता है, हमसे नहीं, हम ह्यूमन से नहीं, बल्कि ह्यूमन के पास ही लैक्टोफेरिन होता है जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे में काम आता है। वो क्या करता है, बैक्टीरिया में जो भी आयरन होता है उनको जाके चिलेट कर लेता है, मतलब हम जो है बैक्टीरिया का सारा आयरन को ले लेते हैं, तो फिर बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो लैक्टोफेरिन ये काम करता है, ये हमारे पास होता है, ना कि बैक्टीरिया के पास। तो उस हिसाब से फिर आगे ये कह रहे हैं कि जैसे कि न्यूट्रोफिल हमने बताया कि वो फेगोसाइटोसिस कर रहे थे, तो मैक्रोफेजेस भी क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस कौन सा डिफरेंस है कि मैक्रोफेजेस जो है उनके पास क्या होता है, माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम होता ही नहीं है। माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम नहीं होगा तो फिर क्या होगा, माइलोपेरोक्सीडेज अगर एंजाइम ना हो, माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम ना हो तो फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड वो किस में कन्वर्ट नहीं होगा, हाइपोक्लोराइड में कन्वर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि यही एंजाइम कैटलाइज कर रहा होता है। तो हाइपोक्लोराइड में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन परऑक्साइड या ऑक्सीजन फ्री रेडिकल ही बनेंगे। तो उनके पास हाइपोक्लोराइड नहीं बनेगा, क्योंकि इनके पास क्या है, माइलोपेरोक्सीडेज है ही नहीं। तो दो चीज़ें बनेंगी, हाइड्रोजन परऑक्साइड या ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनेगा। पर इनको तो हम ख़त्म कर सकता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे ख़त्म कर सकता है, या तो कैटलाइज हो तो हाइड्रोजन परऑक्साइड डैमेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर उनके पास सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज हो तब भी ऑक्सीजन फ्री रेडिकल भी ख़त्म हो सकता है। तो ये दो क्या है, इनके नुकसान हैं। तो इनके पास माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम नहीं होता तो फिर क्या होता है, हाइपोक्लोराइड नहीं बन सकता। हाइपोक्लोराइड नहीं बन सकता तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड ही बनते हैं, जिसके थ्रू ये डेथ करवाता है बैक्टीरियाज़ की, या फेगोसाइटोसिस में उनकी डेथ करवाता है बैक्टीरियाज़ की। और दूसरा ये कह रहे हैं काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस या ब्रुसेलोसिस या टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो ये क्या करते हैं, मैक्रोफेज उनको एंगल्फ तो कर लेता है, फेगोसाइटोस तो कर लेता है, तो अंदर जाके ये क्या करते हैं, अंदर जाके मैक्रोफेज के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं, रुक जाते हैं वहाँ पे, जाके इनएक्टिव हो जाते हैं ये ऑर्गेनिज्म। तो मैक्रोफेज के अंदर रहते हैं, बहुत टाइम तक अंदर रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये ग्रेन्युलोमेटस इन्फेक्शन होता है तो फिर क्या होता है, ये सेल मतलब अंदर ही अंदर पड़े होते हैं, मैक्रोफेजेस के अंदर पड़े होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं, पर इनएक्टिव होते हैं, मतलब कोई डिजीज़ नहीं दे रहे होते, बस इनएक्टिव पड़े होते हैं। फिर क्या होता है, ग्रेन्युलोमास जब फॉर्म होते हैं तो फिर मैक्रोफेजेस वो निकलते हैं, तो उनके मैक्रोफेजेस के अंदर फिर से ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिजीज़ करवाते हैं। तो ये भी एक नुकसान हुआ ना। और तीसरा ये कि मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस हम ये प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर को भी सीक्रेट करते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर को भी सीक्रेट करते हैं। तो प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर अगर सीक्रेट होगा तो वो क्या करता है, प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। तो ये फिर क्या करते हैं, फेब्रिन क्लोट को डिसॉल्व करता है। फेब्रिन क्या करता है, प्लाज्मिन फेब्रिन क्लोट को जाके डिसॉल्व करते हैं। तो ये भी एक फंक्शन हो गया मैक्रोफेज का। तो हमने क्या बताया कि इनके पास हाइपोक्लोराइड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि इनके पास माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम ही नहीं होता। तो इनके पास सिर्फ हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं कि बैक्टीरियल की डेथ करवाते हैं। पर अगर बैक्टीरिया के पास कैटलाइज हो या सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज हो तो इनका फंक्शन तो बिल्कुल मतलब नहीं रहा ना, इनसफिशिएंट रहा, इनएफेक्टिव रहा। तो ये बात की भी है। तो ये 3 फंक्शन हो गए। देन उसके बाद कह रहे हैं कि अगर हमारे पास फेगोसाइटोसिस कम हो जाए, बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे पास फेगोसाइटोसिस कम हो जाए, न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेजेस की फेगोसाइटोसिस कम हो जाए तो फिर क्या होगा, बहुत सारे इन्फेक्शंस होंगे।
पहला ये कह रहे हैं कि रिपीटेटिव इन्फेक्शंस होंगे, बहुत सारे रिपीटेटिव इन्फेक्शन होंगे, मतलब बार बार रिपीट हो रहे होंगे इन्फेक्शन। अगर जेनेटिक डिफेक्ट है किसमें, फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी में, मतलब फेगोसाइटोसिस नहीं हो रही तो उनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होंगे रिपीटेटिव। तो ये फेगोसाइटिक एक्टिविटी किन डिजीज़ में ख़त्म हो जाती है, किन जेनेटिक डिफेक्ट में, सपोज करें। इसमें एग्जांपल जो हमारे पास दी हुई है बुक में वो है क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ में और दूसरा चिडियाक हिगाजी सिंड्रोम में। इन दोनों में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फेगोसाइटिक एक्टिविटी में। तो क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ में क्या होता है, NADPH ऑक्सीडेज वो वर्क नहीं कर रहा होता और ना ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा होता है। तो फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनेगा तो सेल वॉल को डैमेज नहीं करेगा, ना ही इसमें से हाइपोक्लोराइड बनेगा, हाइपोक्लोराइड नहीं बनेगा। तो फिर उस वजह से बैक्टीरिया जो है फेगोसाइटोसिस कर भी लेना तो अंदर जाके उनको किल ही नहीं करवाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना हाइपोक्लोराइड होगा जो उसको किल करे, तो फेगोसाइटोसिस तो हो गई, अंदर तो पड़ा है सेल के, पर अब उनकी डेथ तो हो रही नहीं है। तो फिर तो मतलब सेल लिविंग है ना बैक्टीरिया, तो उनका फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। तो क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ में ऐसा होता है। और दूसरा इस सिंड्रोम में ऐसा होता है कि लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स वो जो है एबनॉर्मल प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक प्राइमरी ग्रेन्यूल होता है, दूसरा सेकेंडरी ग्रेन्यूल। तो उनमें से एंजाइम निकल रहे थे ना, माइलोपेरोक्सीडेज या लैक्टोफेरिन, प्रोटीएज, लाइएज, वो एंजाइम नहीं निकलेंगे तब भी क्या होगा कि बैक्टीरिया वही सर्वाइव करेगा और उनकी डेथ नहीं होगी, देन डिजीज़ करवा रहा होगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होंगे, मतलब फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी में इन्फेक्शन होंगे अगर न्यूट्रोपेनिक है पेशेंट, मतलब उनमें न्यूट्रोफिल्स का काउंट जो है वो कम है। अगर 500 माइक्रोलीटर से कम है उसका काउंट तो फिर उनमें क्या होगा, इन्फेक्शन फ्रीक्वेंटली हो जाएंगे। तो न्यूट्रोफिल्स का काउंट अगर कम हो जाएगा तो फिर अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म वो हमें इन्फेक्शन देंगे। अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जैसे कि जो नॉर्मली हमें हम जिससे एक्सपोजर होता रहता है, जैसे कि फ्लू का एक्सपोजर होता रहता है या फीवर का, या नॉर्मली जो कफ वायरस, डिफरेंट वायरसेस का हमें एक्सपोजर होता रहता है, हम तो उनकी इम्यूनिटी के थ्रू उनकी डेथ करवा देते हैं। पर अगर न्यूट्रोपेनिक पेशेंट होगा तो फिर उनके पास ये डेथ नहीं होगी, देन उनको डिजीज़ हो जाएगी नॉर्मली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी वजह से। और तीसरा ये होता है स्प्लीनेक्टोमी, मतलब स्प्लीन जिसका निकलवा देते हैं, रिमूव करवा देते हैं किसी डिजीज़ की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो स्प्लीन में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फेगोसाइटोसिस के लिए भी हमारे पास ये डिफरेंट मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स होते हैं और इम्यूनोग्लोबिन भी वहीं होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, अगर नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, सेप्सिस होगा, इन्फेक्शन होंगे। पर ये मोस्टली इन्फेक्शन किस वजह से होते हैं, कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो स्प्लीनेक्टोमी में पेशेंट में जो है डिजीज़ करवाते हैं। एक तो स्टेफाइलोकोकस और दूसरा निजेरिया मेनिंजाइटिस और H इन्फ्लुएंजा, ये 3 ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेप्सिस करवाते हैं स्प्लीनेक्टोमी पेशेंट में। और जो एच नमूनी है वो से 50% सेप्सिस करवाता है इन पेशेंट में जिनके पास स्प्लीनेक्टोमी हो चुकी होती है, जिनकी मतलब रिमूव हो चुका होता है स्प्लीन। और दूसरा होता है सिकल सेल एनीमिया, इनमें क्या होता है, स्प्लीन का फंक्शन लॉस हो जाता है, स्प्लीन का फंक्शन लॉस हो जाएगा तो सेप्सिस हो जाएगा। और दूसरा होता है डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हो रही होती, ग्लूकोज बढ़ती जाती है और उसके अलावा कीटोएसिडोसिस हो जाता है। एसिडोसिस होगा तो न्यूट्रोफिल का फंक्शन कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो न्यूट्रोफिल का फंक्शन जैसे ही कंप्रोमाइज़ होगा तो फिर क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएंगे। इन्फेक्शन कौन से बैक्टीरियाज के ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शन, म्यूकोरमाइकोसिस और मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये डिजीज़ हो जाती हैं म्यूकोरमाइकोसिस और मेलिग्नेंट ओटाइटिस मीडिया। और उसके बाद ये फ़ीवर का बता रहे हैं कि फ़ीवर क्या होता है, जिनमें हमारे पास बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टेम्परेचर के थ्रू भी किल कर सकें। ये मतलब प्रोटेक्टिव होता है फ़ीवर। और ये फ़ीवर क्यों होता है, क्योंकि इंटरल्यूकिन 1 या पायरोजिन होता है ना, एंडोजीनस पायरोजिन, वो निकल रहा होता है, उस वजह से फ़ीवर होता है। उसके बाद जो टॉपिक है वो है एडाप्टिव इम्यूनिटी, जो स्पेसिफिकली वर्क करती है, मतलब स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए बनती है। तो उसमें 2 टाइप्स की इम्यूनिटी आ जाती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब हमारे एक्सपोजर के बाद बनती है, एक्सपोजर जैसे कि कोविड का एक्सपोजर हो गया तो उसके बाद ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी कोविड के लिए, या अगर किसी को कोई भी डिजीज़ हो चुकी है पहले तो उनकी इम्यूनिटी बन चुकी होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी, उसके बाद उनको नहीं होती है। और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी, जो मदर से आती है हमारे पास, या हमने बनी बनाई किसी की एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में डाल दी, जैसे कि डॉग्स के लिए हम देते हैं, जब डॉग बाइट हो जाते हैं तब देते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडीज़ वो बने बनाए होते हैं किसी भी और ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि मदर के हो गए या डॉग के हो गए, तो उस हिसाब से। तो एक्टिव इम्यूनिटी थोड़ा सा उनमें डिले आता है, थोड़ा सा टाइम लगाती है एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब एक्सपोजर के बाद थोड़ी देर के बाद बनती है। उसमें जो है ना 2 रिस्पॉन्स आते हैं, एक आता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, दूसरा होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स 7 to 10 डेज़ में बन जाता है, बाकी जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो पहले से ही, मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्स बन चुका है ना, तो फिर वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स
जल्द में हम वर्क करेंगे। एक बार डिजीज़ हो गई तो दूसरी बार जब डिजीज़ आएगी तो हम जल्दी से हमारा एक्शन शुरू कर देंगे और डिजीज़ को ख़त्म कर देंगे। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स विदिन 3 डेज़ हो जाता है शुरू। और ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो कौन मीडिएट करता है? एंटीबॉडीज़ या टी सेल्स। अब टी सेल के फंक्शन क्या क्या होते हैं? टी सेल के फंक्शन ऐसे होते हैं कि मैक्रोफेजेस को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है मैक्रोफेजेस को। तो मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन होगी तो फेगोसाइटोसिस होगी। और दूसरा डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी टी सेल्स करवाते हैं। और साइटोटॉक्सिक डिस्ट्रक्शन मतलब अपने टॉक्सिन्स जो है टी सेल और बैक्टीरियाज में एंटर करवाता है, देन उनकी डेथ हो जाती है बैक्टीरिया की। तो साइटोटॉक्सिक डिस्ट्रक्शन हो गई। और बी सेल को भी हेल्प करता है ताकि एंटीबॉडीज़ को बनवा सके टी सेल। और दूसरा होता है और पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जो हम दूसरी किसी होस्ट से लेते हैं, जैसे कि मदर से या डॉग से या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, जैसे इम्यूनाइजेशन करवाते हैं। इसमें हम जैसे मदर से लेते हैं इम्यूनोग्लोबिन जी या इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन ए हमें मदर मिल्क से मिल जाता है। इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं पैसिव इम्यूनिटी के? कि ये अर्ली डेज मतलब जो बच्चा होता है उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और दूसरा ये इमीडिएट प्रेजेंस मतलब वो जल्दी में उनका वर्क शुरू हो जाता है पैसिव इम्यूनिटी का। और लाइफ सेविंग होती है काफ़ी सारी डिजीज़ में, हमारे बड़ों में भी। जैसे कि अगर एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहे हैं बैक्टीरिया के, जैसे बोटुलिज्म या टेटेनस के एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनमें हम डायरेक्टली इनको पैसिव इम्यूनिटी दे सकते हैं, तो ये बंदा बच सकता है। और दूसरा प्रोफाइलेटिक मेजर्स इन पेशेंट्स विद बोन मेरो ट्रांसप्लांट या हाइपोगामा ग्लोबुलिनीमिया, इनमें भी प्रोफाइलेटिक मेजर एज यूज़ होता है। और दूसरी काफ़ी सारी डिजीज़ होती हैं जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस होता है, तो उनमें जो सिम्टम्स होते हैं उनको सिम्टम्स को भी ख़त्म करने के लिए हम ये पैसिव इम्यूनिटी दे देते हैं। पर इनके डिसएडवांटेज ये है कि एंटीबॉडी जो कंसंट्रेशन है वो रैपिडली जल्दी में ख़त्म हो जाती है। और इनका इफेक्ट जो है ना ऐसे बैक्टीरियल डिजीज़ में कम होता है जिनमें इन्वेसिव पैथोजेनेसिस होता है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैथोजेनेसिस होता है, तो उनमें पैसिव इम्यूनिटी इतना वर्क खास नहीं करती। तो इसमें वही बातें की हुई हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी के प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। और उसके अलावा जो एक्टिव इम्यूनिटी हमने पढ़ी कि एक्टिव इम्यूनिटी कौन करवा रहा था? एक तो एंटीबॉडीज़ करवा रहे थे और दूसरा टी सेल्स करवा रहे थे। तो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं? हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? या तो टॉक्सिन जो होते हैं जैसे एंटीटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं उनकी न्यूट्रलाइजेशन करवा दे, या बैक्टीरिया की लाइसिस करवा दे। कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि C3 C5 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके थ्रू, या तो ऑप्सोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया करवा दें। तो ऑप्सोनाइजेशन होती है जैसे कि हमने C3A ऐड कर दिया बैक्टीरिया के ऊपर, तो हम जल्दी में रिकग्नाइज कर देंगे बैक्टीरिया को, तो इसी बैक्टीरिया को जाके फेगोसाइटोस करना है। तो इस तरह से मतलब ऑप्सोनाइजेशन कर दें। या तो हम बैक्टीरिया को इंटरफेरेंस मतलब एडेरेंस को हम थोड़ा सा इंटरफेयर कर दें, जैसे बैक्टीरिया कोई सरफेस पे जाके अटैच होना है, बैक्टीरिया को जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन में जाके अटैच होना है, तो हम उनकी एडेरेंस को ही ख़त्म कर दें, उनकी जो बाइंडिंग एलिमेंट्स हैं उनको ही ख़त्म कर दें। और इसके अलावा कह रहे हैं कि इम्यूनोग्लोबिन जी उसकी अगर 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कंसनट्रेशन लेवल या डिक्रीज़ हो जाए तो फिर क्या होता है? पाइथोजेनिक इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस के इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन जी है क्या करता है कि वो मतलब पहले तो हमारे पास इन्फेक्शन शुरू होता है, स्किन में आ गया या हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में आ गया, तब तो ये इम्यूनोग्लोबिन जी इतना खास वर्क नहीं करता। पर इम्यूनोग्लोबिन हमें प्रोटेक्ट करता है जी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड में जाके कोई डिजीज़ ना करवाएं या स्प्रेड ना हो जाए। तो उस हिसाब से तो हेमोटोजेनस जो डिस्ट्रक्शन होती है, डिसेमिनेशन होती है ऑर्गेनिज्म की, मतलब ब्लड में जाए ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ करवाए, तो वो उनसे प्रोटेक्ट कौन करता है? इम्यूनोग्लोबिन जी। तो अगर इम्यूनोग्लोबिन जी कम हो जाएंगे तो फिर हमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, पायोजेनिक इन्फेक्शन के। और दूसरा टी सेल के वही फंक्शन बता रहे हैं कि साइटोटॉक्सिक डिस्ट्रक्शन करवाता है और मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन करवा रहा है, या डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी करवा रहा है, या काफ़ी सारे जो होते हैं ना ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या दूसरे हिस्टोप्लाज्मा फंजाई हो गए, तो उनके खिलाफ भी टी हेल्पर सेल ही हमारे पास वर्क कर रहे होते हैं या डिफेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो माइक्रोफेजेस के साथ मिलकर इनके खिलाफ हमें वर्क कर रहे होते हैं। और ये बता रहे हैं हमारे पास डिफेंस जो होता है, एक तो ह्यूमरल होती है इम्यूनिटी मतलब, और दूसरी होती है सेल मीडिएटेड। ह्यूमरल कौन करवा रहा होता है? एंटीबॉडीज़ करवा रहे होते हैं। और सेल मीडिएटेड जो होती है वो तो टी सेल करवाते हैं, हमें पता है। तो सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है वो किसके खिलाफ होती है? जो इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होते हैं। इंट्रासेलुलर मतलब कि जो सेल के अंदर जाते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वो अंदर जाता है सेल के, तो फिर क्या होता है? क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन होता है ना, तो उनके खिलाफ ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वर्क करती है। दूसरी होती है ह्यूमरल में ना 2 टाइप्स की हमारे पास इम्यूनिटी आती है। एक तो पाइथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए इम्यूनिटी होती
है ह्यूमरल में, और दूसरी एक्सोटॉक्सिन्स के खिलाफ होती है। एक्सोटॉक्सिन जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है या पाइथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके खिलाफ हमारे पास इम्यूनिटी होती है। एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे इन टॉक्सिन की, तो फंक्शन खत्म हो जाएगा। और दूसरा पाइथोजेनिक बैक्टीरिया है तो उनको हम ऑप्सोनाइजेशन कर दें, जैसे कि ये बैक्टीरिया है तो उनमें हमने ऑप्सोनाइजेशन कर दी, जैसे कि एंटीबॉडी ऐड कर दिया या C3b ऐड कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा इसी बैक्टीरिया को जाके किल करना है, तो हमने ऑप्सोनाइजेशन कर देनी है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारे पास इन्फेक्शन की सीवियरिटी या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उन पेशेंट्स में, जैसे कि पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं या जिनके पास फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि कैथेटर्स हों या प्रोस्थेटिक डिवाइसेस हों, तो उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो ज़्यादा इतना वर्क नहीं कर रहे होते, होस्ट डिफेंस नहीं हो रहा होता जब फॉरेन बॉडीज़ होती हैं हमारे पास। और दूसरा काफ़ी सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ डिजीज़ है, तो फिर उस वजह से क्या होगा कि डायबिटीज़ जो है उनकी वजह से जो न्यूट्रोफिल का फंक्शन होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है डायबिटिक पेशेंट में, तो उनके टिश्यूज़ में इतना ज़्यादा ऑक्सीजन जा रहा नहीं होता, ब्लड जा रहा नहीं होता, तो न्यूट्रोफिल्स भी नहीं जाएंगे, तो फेगोसाइटोसिस नहीं होगी, तो डिजीज़ हो जाएगी। और दूसरा जो सिकल सेल एनीमिया होता है जिन पेशेंट्स में, तो उनमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल की थोड़ी सी जो शेप होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो वो सेल जो RBC होते हैं वो स्मॉल कैपिलरीज में जाके फंस जाते हैं या स्मॉल कैपिलरी में फंस जाते हैं। तो हमारे पास जो ऐसे होते हैं ना, हेयर पिन शेप्ड होते हैं ना बोन्स में, जो हमारे पास जो वेसल्स होती हैं, तो वहाँ पे जैसे ही ब्लड अगर ओकल्ड हो गया, RBC यहाँ पे जाके ओकल्ड हो गया, तो ब्लड में हमारे पास काफ़ी सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, तो वो बैक्टीरिया जैसे कि साल्मोनेला हो गया, वो जाके यहाँ पे फंस जाएगा, तो वहाँ पे तो बोन होती है जिनकी में कैपिलरीज होती हैं, इस तरह से हेयर पिन शेप वहाँ पे जाके फंस जाएगा, तो बोन में क्या करवाएगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस तो ऑस्टियोमाइलाइटिस के चांसेस हो जाते हैं साल्मोनेला की वजह से। और दूसरा काफ़ी सारे कार्डियक डिफेक्ट होते हैं पेशेंट्स को, या उनके वल्वुलर डैमेज हो जाता है, तो उनमें क्या होता है, एंडोकार्डिटिस हो जाता है ना। एंडोकार्डिटिस वो कौन करवाता है, वेरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई करवाता है उन पेशेंट्स में जिनमें कार्डियक डिफेक्ट होता है या वल्वुलर डैमेज होता है, तो उनमें इस वेरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई क्या करवाता है, एंडोकार्डिटिस मतलब एंडोकार्डियम होता है ना हार्ट का, उनमें क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और न्यूट्रोफिल्स जो है, नहीं इसमें क्या नहीं, मतलब ऑर्टिक एनोरिज्म जो पेशेंट होते हैं जिनमें ऑर्टिक एनोरिज्म होता है, तो उनमें काफ़ी सारे वेस्कुलर इन्फेक्शन हो जाते हैं। वो वेस्कुलर इन्फेक्शन कौन करवा रहा होता है, साल्मोनेला ही करवाता है, जिसने ऑस्टियोमाइलाइटिस भी करवाई वही साल्मोनेला करवाता है। और दूसरा जो पेशेंट होते हैं होस्ट डिफेंस जिनके पास कम होते हैं, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो या इनके पास फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, तो उनमें सिम्टम्स भी कम आते हैं, जैसे कि फ़ीवर भी कम आते हैं, उनको फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि उनमें इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, तो उनमें हमें पहले से ही श्योरिटी होनी चाहिए कि इनमें कोई ना कोई अंदर से इन्फेक्शन होगा जिनके हमारे पास सिम्टम्स नहीं है, तो उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए उस हिसाब से। तो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया होस्ट डिफेंस के बाद जो है हमने स्टेरिलाइजेशन एंड डिसफंक्शन इन्फेक्शन चैप्टर 13 करना है। सही है, थैंक यू अलॉट। अगर आपको समझ आए तो फिर अपने मेडिकल फ्रेंड को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू अलॉट, अल्लाह हाफिज़।